दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तों ने, विशेषकर समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र, जिसमें उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र शामिल थे, इनको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश ऐसे प्रदेश भी थे जहां का शासन छोटे छोटे सामंती शासकों द्वारा किया जाता था। ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे तथा उन्हें कर एवं आवश्यकता के अनुसार सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे। तो अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में गुप्तों ने एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो गुप्तों की जो यह प्रशासनिक व्यवस्था है, यह मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ क्षेत्र था, उसी में लागू था। तो आइए इसे देखते हैं। गुप्तों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, वह मूल रूप में प्राचीन प्रशासनिक ढांचे पर ही आधारित थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गुप्तों ने किसी नवीन प्रथाओं का या राजनीतिक विचारों का सूत्रपात नहीं किया था, परंतु इसके स्वरूप में विशेष करके मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए थे। तो प्रस्तुत वीडियो में जो गुप्तकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके मुख्य अभिलक्षणों को हम लोग इन 8 बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। इसके अंतर्गत राजा, मंत्री परिषद, नौकरशाही, सैन्य व्यवस्था, नगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, प्रादेशिक शासन और न्याय व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले राजा को हम लोग देखें तो राजा इस प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था, परंतु राजतंत्र के स्वरूप में इस व्यवस्था के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आप इसे ध्यान से देखें। पहला कि गुप्त शासकों ने परम भट्टारक, राजाधिराज, परम सौगात जैसी उपाधियों को धारण किया था तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपादन भी किया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो इससे संकेत मिलता है कि गुप्त शासकों ने छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया एवं यज्ञों के द्वारा, अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा उन पर अपनी संप्रभुता स्थापित की। यह जो व्यवस्था है, इस काल के विकेंद्रीकरण एवं सामंती शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से भिन्न था। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, तो इस काल के जो प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां मतलब प्रशंसा में लिखे गए, की गई स्तुति या गीत, तो इस काल के प्रशस्तियों में राजाओं की तुलना वरुण, इंद्र, कुबेर, विष्णु जैसे देवताओं से की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का विकास हुआ। तो राजत्व में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, लेकिन जो राजत्व के दैविक उत्पत्ति का जो यह सिद्धांत था, लोकप्रिय नहीं हो सका था, क्योंकि आगे चल करके बाणभट्ट जो था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, इसने इसकी निंदा की है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि
कि राज्य पद जो था वह वंशानुगत तो था, परंतु राज्य पद पर ज्येष्ठाधिकार की परंपरा निश्चित रूप से स्थापित नहीं थी, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी होगा, यह सिद्धांत निश्चित रूप से लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त राजा जो था वह सर्वोच्च सेनापति तथा न्यायकर्ता भी था। तो राजत्व के संदर्भ में यह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आए थे। अब दूसरा, मंत्री परिषद। तो राजा के सहायतार्थ एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन मौर्य काल से भिन्न यह संस्था जो थी, जो मंत्री परिषद था, यह प्रभावशाली उत्तरदायित्व भी निभाती थी। आप देखें कि मौर्य काल में जो मंत्री परिषद थी वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसका काम मात्र सलाहकारी, माने राजा को सलाह देने तक सीमित था। उसकी सलाह को मानना या ना मानना राजा पर निर्भर करता था। लेकिन गुप्त काल में जो मंत्री परिषद था वह काफी प्रभावशाली हो गया और यह राजा पर एक दबाव समूह के रूप में भी कार्य करने लगा गुप्त काल में। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब समुद्रगुप्त को राजा बनाया गया तो उसे मंत्री परिषद के समक्ष इसकी घोषणा करनी पड़ी। तो यह मंत्री परिषद की भूमिका को स्पष्ट करता है कि इस काल में मंत्री परिषद काफी महत्वपूर्ण हो गया था। फिर भी गुप्तकालीन अभिलेखों से मंत्रियों के श्रेणीबद्धता, इससे संबंधित स्पष्ट सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग गुप्तकालीन नौकरशाही पर एक नज़र डालते हैं। तो गुप्तों ने एक नौकरशाही व्यवस्था भी स्थापित की थी। अभिलेखों में नौकरशाही को अमात्य कहा गया है, लेकिन मौर्यकालीन नौकरशाही के विपरीत गुप्तकालीन नौकरशाही का आकार काफी छोटा था। इसका कारण था कि पहला साम्राज्य में अधिकांश ऐसे क्षेत्र थे जिनका प्रशासन सामंत राजा एवं भूमि अनुदान भोगी व्यक्ति करते थे। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा काफी प्रचलित हो चुकी थी। तो जो भूदान ग्रहीता थे उनको अपने क्षेत्र से कर प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन में दस्तकारों, सौदागरों एवं श्रेष्ठीजनों आदि की भूमिका बढ़ गई थी। तो ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन के लिए भी अधिकारियों की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मौर्य काल के विपरीत गुप्त राज्य जो था वह स्वयं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न नहीं था। जैसा कि आपको याद होगा कि मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का विवरण मिलता है। तो इनमें से जो अधिकांश तीर्थ थे, अर्थात जो प्रशासनिक विभाग थे, वह विभिन्न प्रकार के व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते थे। तो मौर्य काल के विपरीत गुप्त काल में गुप्त राज्य जो था वह आर्थिक गतिविधियों का स्वयं संचालन नहीं करता था। तो इन कारणों से विस्तृत नौकरशाही की आवश्यकता थी ही नहीं। अर्थशास्त्र के विपरीत इस काल में अधिकारी वर्ग के योग्यता से संबंधित परीक्षाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि उपधा परीक्षण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह एक टर्मिनोलॉजी आती है। इसमें जो राज्याधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनकी परीक्षाओं की विवेचना की गई है। तरीके बताए गए हैं कि कैसे उनका परीक्षण करके ही उनको राज्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो ऐसी बातें गुप्त काल में नहीं मिलती है। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन नौकरशाही के जो अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो करमदंडा अभिलेख
और कात्यायन स्मृति में अमात्य पद पर ब्राह्मणों को ही नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन इन पदों पर अन्य वर्णों को भी नियुक्त किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण कि इस काल में अभिलेखों में एक ही व्यक्ति को अनेक पद प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। जैसे हरिसेन जो था, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक जो था, जिसने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है प्रयागराज में, जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है उसी पर। तो ये हरिसेन समुद्रगुप्त का कुमारामात्य भी था, संधि विग्रहिक भी था और महादंड नायक, 3 पद इसे प्रदान किए गए थे। तो इस काल में, गुप्त काल में, एक ही व्यक्ति को अनेकों पद प्रदान किए जाने का दृष्टांत भी मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पदों को वंशानुगत बनाए जाने का संकेत भी इस काल में विद्यमान है। अर्थात जिस पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, उसका पुत्र भी उसी पद पर रहता था, इस बात के भी संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, उस पर पर्णदत्त और इसके पुत्र चक्रपालित दोनों ने ही शासन किया था। इसी प्रकार ह्वेन-त्सांग के विवरणों से अधिकारियों को नगद वेतन देने के साथ साथ भूमि अनुदान भी दिए जाने की बात पता चलती है। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इन कारणों से इस काल में राजनीतिक नियंत्रण जो था वह सहज रूप में कमजोर हुआ। आगे बढ़ें। अब हम लोग सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। तो गुप्त शासकों के पास एक केंद्रीय चतुरंगिनी सेना भी थी। अभिलेखों में सेनापति के रूप में महाबलाधिकृत संज्ञक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ पीलुपति, नरपति, अश्वपति संज्ञक अधिकारियों का उल्लेख है, जो सेना के विभिन्न अंगों के अधिकारी थे। इस केंद्रीय सेना के अतिरिक्त विभिन्न सामंतों द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई गई सेना भी पूरक के रूप में होती थी। इस काल में सेना में रथों के स्थान पर घुड़सवार सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। अब घुड़सवार सेना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। रथ सेना, रथ जो थे वे अब धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। तो इस प्रकार इस काल में केंद्रीय शासक सामंतों की सेना पर निर्भर रहने लगा, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हुई। आगे बढ़ें। अब हम लोग नगर प्रशासन पर चर्चा करते हैं। यद्यपि नगर प्रशासन के संबंध में किसी स्रोत से विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी पुरपति, नगरपति, द्रांगिक संज्ञक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो नगर प्रशासन से संबंधित थे। नगरीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वस्तुतः नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भूमिका बढ़ गई थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है। वैशाली से प्राप्त मोहरों से स्पष्ट है कि दस्तकार, सौदागर और लिपिक एक ही सामूहिक संस्था में कार्य करते थे और इस प्रकार वे नगर कार्यों का प्रत्यक्ष संचालन करते थे। उत्तरी बंगाल के कोटिवर्ष जिले की प्रशासनिक परिषद में मुख्य बणिक, मुख्य श्रेष्ठी तथा मुख्य शिल्पी के शामिल होने की बात पता चलती है। इन विविध नगरों में अनेक व्यावसायिक श्रेणियां भी रहती थी, जैसे मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की श्रेणी रहती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेलियों की श्रेणी रहती थी। तो इस प्रकार नगरों में व्यावसायिक श्रेणियों का निवास था। आगे बढ़ें। अब हम लोग गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों को देखें। तो गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई थी तथा व्यापार व्यवसाय संबंधी करों की संख्या में कमी हुई थी।
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यापार वाणिज्य का इस काल में ह्रास हुआ और जनता का या जनसाधारण का मुख्य आर्थिक गतिविधि भूमि से जुड़ गई थी। तो इस कारण गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई तथा व्यापार व्यवसाय संबंधी करों की संख्या में कमी हुई थी। यह धीरे धीरे सामंतवाद के विकास का यह संकेत है। भूराजस्व प्रमुख कर था, जिसकी दर सामान्यतः 1/6 के लगभग थी। कहीं कहीं 1/4 भी जो है सो राजस्व वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त जब केंद्रीय सेना ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती थी तो कृषकों को फल, अनाज, सब्जी आदि रूपों में करों एवं उपहारों को प्रदान करना पड़ता था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों की भी सेवाएं कृषकों को करनी पड़ती थी, बेगार करना पड़ता था। राजाओं एवं भूमिदान ग्रहीताओं को शिल्पियों, स्त्रियों आदि से बेगार लेने के अधिकार भी प्राप्त थे। बेगार को बिष्टी कहा गया है। इसके अतिरिक्त सामंतों द्वारा उपलब्ध कराया गया राजस्व केंद्रीय कोष का एक महत्वपूर्ण अंग था। जो सामंत राजा थे वे केंद्रीय शासक को निश्चित कर देते थे। तो केंद्रीय कोष का यह एक महत्वपूर्ण अंग था। इस प्रकार राजा के सामंतों द्वारा प्रदान किए जाने वाले धन पर निर्भर रहने से केंद्रीय कोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। फाहियान कहता है कि राजस्व जो था वह नगद या अनाज दोनों ही रूपों में चुकाए जा सकते थे। आगे बढ़े। अब हम लोग प्रादेशिक शासन को देखते हैं। तो संपूर्ण साम्राज्य जो था वह देश तथा भुक्ति सदृश प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त थे। संभवतः सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र देश कहलाता था, जिसका प्रशासक गोप्ता होता था और भुक्ति का शासक जो था उसे उपरिक को बताया गया है, अर्थात भुक्ति का शासक उपरिक था। यद्यपि देश एवं भुक्ति का स्वरूप जो है वह विवादास्पद है। भुक्तियों को विषयों में बांटा गया था, जिसका अधिकारी आयुक्तक या विषयपति होता था। इसके सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने का अस्पष्ट संकेत है कि यह विषयपति सम्राट द्वारा नियुक्त होता था या नहीं, इस पर स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं। यह जो विषयपति था या आयुक्तक था, यह विषय परिषद के माध्यम से शासन चलाता था, जिसमें नगर श्रेष्ठी, सार्धवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ आदि होते थे। पूर्वी भारत में विषय को वीथियों में बांटा गया था और वीथियां जो थी वह ग्रामों में विभक्त थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थे, जिसका शासक जो था वह ग्रामिक कहलाता था और ग्राम परिषद की सहायता से शासन करता था। इस काल में ग्राम प्रधान अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि ग्राम परिषद की सहमति से ही भूमि की खरीद बिक्री हो सकती थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग गुप्तकालीन न्याय प्रशासन को देखते हैं। तो पूर्व काल की अपेक्षा गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का काफी विकास हुआ। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देखें। इसी काल में स्पष्ट रूप से दीवानी और फौजदारी कानूनों एवं मामलों की व्याख्या की गई। साथ ही स्त्रियों एवं अन्य सामाजिक वर्गों के संपत्ति विषयक अधिकारों की विशद विवेचना की गई। परंतु विभिन्न स्मृतियों में इस संदर्भ में काफी भिन्नता मिलती है। राजा का जो न्यायालय था वह अपील का अंतिम न्यायालय होता था। इसके अलावा पूग, श्रेणी, कुल, संज्ञक, व्यावसायिक, व्यापारिक श्रेणियों के न्यायालय भी होते थे, जो सदस्यों के लिए न्याय कार्य करते थे। इसकी चर्चा हम लोग गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विस्तृत रूप से करेंगे। राजा जो था वह प्रद विवेक एवं पुरोहित सदृश अधिकारियों की सहायता से न्याय कार्य करता था।
बहुधा अर्थदंड की प्रथा ही प्रचलित थी। दंड व्यवस्था के अंतर्गत अर्थदंड ही लगाए जाते थे। हालांकि फाहियान की अगर बात को सच माना जाए तो फाहियान बताता है कि गुप्त काल में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया था और कोई अपराध होते ही नहीं थे, जो कि अव्यावहारिक है। आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त अधिकांश ऐसे प्रदेश थे जहां का शासन छोटे छोटे सामंती शासकों द्वारा किया जाता था। ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे तथा उन्हें कर एवं आवश्यकता के अनुसार सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे। इस तथ्य की चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। ये आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पूर्वकालिक ढांचे पर आधारित होते हुए भी स्वरूपगत दृष्टिकोण से भिन्न हो चुकी थी। इसे अर्ध सामंती प्रकार की व्यवस्था कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।